हेलो एवरीवन। हम अपने एटीट्यूड के चैप्टर को डिस्कस कर रहे थे और प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने कुछ कंसेप्ट देखे थे जो कि एसोसिएटेड थे एटीट्यूड के कंसेप्ट तक पहुंचने के लिए, और उससे जुड़े हुए इर्द गिर्द जो भी कंसेप्ट थे हमने सबके बारे में बात करी थी कॉम्प्रिहेंसिव तरीके से। आज हम एटीट्यूड की डायरेक्शन में ही आगे बढ़ते हैं और आज हम लोग बात करने वाले हैं एक बड़े इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में, एटीट्यूड के कंपोनेंट्स। यानी कि अगर हम कहते हैं, प्रीवियस लेक्चर से एक चीज़ रिकॉल करते हैं कि हमने एटीट्यूड के बारे में ये पढ़ा था। एटीट्यूड ना हमारी एक मानसिक स्थिति है, एक हमारे देखने का नज़रिया है, एक सेट ऑफ व्यूज। इसको क्यों कहा जाता है? क्योंकि हम किसी भी चीज़ को, किसी भी इंसान को देखते हैं ना, तो वो एक सिंगल नज़रिए, सिंगल ओपिनियन या सिंगल बिलीफ या थिंकिंग के साथ नहीं देखते हैं। हमारा पूरा का पूरा कंप्लीट सेट ऑफ व्यू होता है किसी भी चीज़, किसी भी इंसान, किसी भी परिस्थिति को देखने का। चाहे उसको सेट ऑफ व्यूज कह लो, चाहे सेट ऑफ थॉट्स कह लो। और ये जो विचार है, हम हमारी जो मानसिक स्थिति है और जो हमारा सोचने का एक सेट ऑफ व्यू और थॉट है, ये किसी भी एक टॉपिक के रिगार्डिंग होता है। साइकोलॉजी इस टॉपिक को बोलती है एटीट्यूड ऑब्जेक्ट, और ये प्रीवियस लेक्चर में मैंने क्लियर करा था। एटीट्यूड ऑब्जेक्ट कैन बोथ बी अ इवेंट एज वेल एज अ पर्सन। और हम हमेशा हमारे एटीट्यूड को हम नहीं देते हैं, या फिर आप किसी और का भी कोई एटीट्यूड हो तो आप उसको भी ऐसा बोल सकते हो। लेकिन एटीट्यूड को क्या जज करा जा सकता है? जी हाँ, एटीट्यूड को जज करा जा सकता है, इवेल्युएट करा जा सकता है। एटीट्यूड किसी पर्सन का पॉजिटिव हो सकता है, नेगेटिव हो सकता है और न्यूट्रल हो सकता है। फर्स्ट मीटिंग में किसी पर्सन से कोई गलती हो गई हो आपके रिगार्डिंग, और उसने इरिटेट कर दिया, मतलब मान लो आपको, ठीक है, तो यानी कि हो सकता है कि आपका एटीट्यूड नेगेटिव हो जाए, लेकिन दुनिया आपको ये बोले तू तो पागल है, वो पर्सन ठीक है, वो बंदी ठीक है, वो बंदा ठीक है। तो यानी कि आपके एटीट्यूड के इवेल्युएटिव फीचर्स होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आप अगर मतलब मान लो आप लोग अंबर बहुत दिन से, आप में से कोई भी स्कूल नहीं जा रहा बहुत दिन से, बहुत टाइम हो गया है, और आप रोज़ ये बहाना देते हो कि मेरा अलार्म जो है वो मिस हो जाता है, या फिर मैं उठ नहीं पाता हूँ। तो यानी कि आपको ये लगता है चलो कोई बात नहीं, एटलीस्ट मैं उतना प्रोडक्टिव टाइम घर पे पढ़ने में मैं बिता रहा हूँ। लेकिन घर वाले आपको ताने मार रहे हैं कि ये अब स्कूल से मन चुरा रहा है, पेपर को कुछ ही दिन रह गए हैं और ये स्कूल जाने के लिए रेडी हो नहीं रहा है, ये बिल्कुल भी नहीं जा रहा है, वहाँ से टीचर्स की कंप्लेंट्स आ रही हैं, जो भी आ रहा है। तो अब जो चीज़ हो सकता है ना, कि आप जिस एटीट्यूड के कंपोनेंट को अपने एटीट्यूड को पॉजिटिव फीचर के तौर पर देख रहे हो, लेकिन दूसरों के लिए वो नेगेटिव हो। और कोई लोग ऐसे होते हैं जो आपने सुना होगा कशिश, जैसे मतलब मान लो आपकी फ्रेंड किसी की बुराई कर रही है, तो आपने कहा ना छोड़ना यार, मैं कैसे बोल दूं, मैं कभी मिली नहीं उससे, और मैं बिना बोले भाई मेरा क्या लेना देना उसने उसने मेरे साथ तो कभी कुछ बुरा करा नहीं। तो यानी कि आपके एटीट्यूड की न्यूट्रल क्वालिटी भी हो सकती है, राइट? वो फ्रेंड चिढ़ रही है, लेकिन आपने बोला यार मेरा कुछ बनता ही नहीं है यार, तेरा इशू है, उसने तो मुझसे कभी कुछ ऐसा कुछ बोला नहीं, तो डैट इज न्यूट्रल क्वालिटी। लेकिन एक बात क्लियर है कि हमेशा एटीट्यूड में अगर हम दो शब्दों को बहुत ज़्यादा फोकस करके चल रहे हैं, स्टेट ऑफ माइंड और सेट ऑफ व्यूज, तो यानी कि क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं, अंबर कशिश, हमारे एटीट्यूड में कहीं ना कहीं एक इमोशंस की झलक जरूर देखने को मिलती है। हमारे एटीट्यूड में इमोशंस की झलक है। तो चलो इसी से देखते हैं एक चीज। क्या आप कभी भी किसी भी पर्सन से मिलते हो तो सबसे पहली उसकी पर्सनैलिटी कशिश कहां स्ट्राइक करती है? आपके अंदर उसकी पर्सनैलिटी सबसे पहले कहां स्ट्राइक करेगी? बताओ, आवाज आ रही है? आप कभी भी किसी पर्सन से मिले, किसी भी पर्सन से, या कोई भी आप ट्रिप पे जा रहे हो, कहीं पर भी जा रहे हो, वो चीज़ का नज़ारा, या कोई भी पर्सन या किसी भी पर्सन से आप पहली बार मिल रहे हो फिजिकली, तो वो पहली चीज़ आपको कहाँ स्ट्राइक करेगी? मतलब मिलने के बाद क्या होता है, मतलब या कहीं जाने के बाद क्या होता है किसी जगह पर, बताओ। हाँ, क्या स्ट्राइक करेगा? मतलब आप सामने खड़े हो, आंखों ने देख लिया, अब मतलब क्या होगा, है ना? तो यानी कि क्या मैं ऐसा कह सकता हूं कि आपकी थिंकिंग एक्टिवेट हो जाएगी, कॉग्निटिव, चलने का तरीका, उसका ड्रेसिंग स्टाइल, है ना? हमारी कशिश तो इस लेवल तक जाती है कि परफ्यूम कौन सा लगाएं।
तो कॉग्निटिव कंपोनेंट एक्टिवेट हो जाता है। उसके बाद कॉग्निटिव कंपोनेंट के बाद ऑब्वियस ही बात है, एवरीवन प्रिफर्स के हर कोई पर्सन जो हो, आज के टाइम में दुनिया में इतनी गद्दारी है, पर्सन एटलीस्ट सेंसिटिव हो और तहजीब वाला हो और अच्छे से बात करने वाला हो। यानी कि उसके बाद आप जब सामने वाले से बात करते हो, पहले तो आपका कॉग्निशन एक्टिवेट हुआ, दिमाग में एक विचार गया ना उसको लेकर, उसकी पर्सनैलिटी को लेकर। अब जैसे ही कोई पर्सन बोलना शुरू करे या फिर आप कहीं पर गए हो और कंफर्टेबली स्मूथली आपके हिसाब से चीज़ें हो रही हैं, रास्ते में कहीं गाड़ी खराब नहीं हुई, जिन होटल में बुकिंग थी टाइम पर वहाँ पर भी पहुँच गए, सारी चीज़ें स्मूथली चली, सब खाने पीने को भी मिल गया, कोई रश नहीं हुआ, किसी की तबीयत खराब नहीं हुई, गाड़ी कहीं पर भी रुकी नहीं, और घर से बैकग्राउंड से कोई स्ट्रेसिंग या स्कूल से या कहीं से भी प्रोफेशनल वर्क से कोई भी स्ट्रेसिंग कॉल नहीं आया। यानी कि इन सब चीज़ों में आपके इमोशंस एक्टिवेट होंगे। अगर अच्छी ट्रिप जाती तब भी, अगर बुरी ट्रिप जाती तब भी, गाड़ी स्मूथली गई है तब भी, गाड़ी खराब हुई है तब भी। कोई पर्सन आपसे फर्स्ट मीटिंग में किस तरीके से बात करता है तो उसके अच्छे या बुरे कंपोनेंट तो एक्टिवेट होंगे कि नहीं होंगे। यानी कि दूसरे फेज में एक्टिवेट होते हैं आपके इमोशंस। देन ओनली यू डिसाइड ना कि दोबारा ये जगह या दोबारा ये पर्सन मिलने लायक है कि नहीं है। बताओ, अब कशिश कोई बंदा आपसे मिले आपकी पहली मीटिंग में, बालों पे सेंटर फ्रेश चिपका के भाग रहा है, क्या पैसे अच्छी लगती हो, मेरे लिए इतना नहीं कर सकती, दोबारा मिलोगे क्या उससे? और फिर मैसेज कर रहा है हम कब मिल सकते हैं नेक्स्ट टाइम। कशिश बोलेगी आजा आजा, वो पनवाड़ी की दुकान है भाई, मिल लियो और सेंटर फ्रेश खरीद लियो 10। उसके बाद जब इतनी सारी चीजें एक्टिवेट हो जाती है ना, देन यू बिहेव इन अ सर्टेन मैनर। क्योंकि ये तो हो गई सामने वाले की रिफ्लेक्शन। आपके दिमाग में किसी को लेकर कोई एक सोच विचार एक्टिवेट हुआ, उस सोच विचार से कुछ एक इमोशंस पैदा हुए, देन आपकी जो बोली या आपकी टोन है ना रिप्लाई करने की, वो साफ तरीके से आपका बिहेवियर झलकाएगी। कशिश एक बंदी है जिसका हार्ट ब्रेक चल रहा है बहुत तगड़ी तरीके से, रिलेशनशिप की उसकी करो या मरो वाली स्थिति है, मान लो, और उसे अपने बंदे से कोई फेवरेबल रिस्पॉन्स ना मिले, और वो वक्त ऐसा आ गया कि जब उसके घर वाले उस बंदी के लिए शादी का रिश्ता ढूंढ रहे हैं। अब बढ़िया से बढ़िया भी रिश्ता आ जाए तो आपको लगता है कि अब बंदी, मतलब अगर जो सेंसिटिव होगी वो पैसा या लुक्स या इनके घर में कितने गाड़ी घोड़े हैं इसको देखेगी, वो सीधा क्या बोलेगी, मुझे अभी शादी नहीं करनी। ये चीज़ क्यों होती है, बिहेवियर पे क्यों झलकती है, मतलब ये फ्रस्ट्रेटेड टोन एक बंदी की क्यों? भाई मिल तो ले, क्या पता अदानी का बेटा हो वो, है ना। लेकिन बंदी के लिए उस टाइम पे प्यार बहुत जरूरी है। कॉग्निटिव इमोशंस एक्टिवेट होने के बाद हमेशा पर्सन की बिहेवियर एक्टिवेट होते हैं। इसको लिखने का तरीका हमेशा होता है एबीसी। मेरी बात ध्यान से सुनना बिल्कुल। याद है जैसे कशिश वो था पास मॉडल, लिखने का तरीका पास मॉडल था, लेकिन सबसे पहले अटेंशन अराउजल एक्टिवेट होता था, फिर साइमल्टेनियस सक्सेसिव प्रोसेसिंग, और उसके बाद प्लानिंग। याद है? ऐसे ही एबीसी कंपोनेंट में अंबर, हम लिख तो देते हैं एबीसी कंपोनेंट, लेकिन इंसान में सबसे पहले उसके दिमाग में किसी एक पर्सन या इवेंट की छाप जाती है, एक परछाई जाती है। उसके बाद वो उसके अकॉर्डिंग उसके अंदर इमोशंस एक्टिवेट होते हैं, और इमोशंस एक्टिवेट होने के बाद देन पर्सन्स बिहेव इन अ सर्टेन मैनर। इसको बोलते हैं एबीसी कंपोनेंट। लिखने का तरीका एबीसी कंपोनेंट होता है कि एटीट्यूड का आपको कोई पूछे कि कौन से कंपोनेंट होते हैं तो आप सिंपली बोलोगे एबीसी कंपोनेंट, फिर आप बोलोगे नहीं लेकिन ऑर्डर सी ए बी होता है, तो एबीसी से ज्यादा कैब याद रखना, कॉग्निटिव अफेक्टिव बिहेवियर। दिस शुड बी द करेक्ट ऑर्डर ऑफ राइटिंग दिस आंसर। जैसे पास मॉडल में था, जैसे पास मॉडल में क्या था, ए एस एस पी, लेकिन हम लिखते कैसे थे, पी ए एस एस। लिखने का तरीका शुड बी एबीसी, एंड पास मॉडल में पी एस एस, लेकिन ऑर्डरिंग एंड स्ट्रक्चरिंग योर आंसर शुड बी ए एस एस पी इन पास मॉडल एंड सी ए बी इन दिस कॉम्पोनेंट ऑफ एटीट्यूड। क्या ये बात समझ में आई? और ये तो लॉजिकल सी बात है ना, मैंने इसलिए तो ये सारे एग्जांपल्स देकर समझाया।
कोई भी चीज़ है जो है सबसे पहले दिमाग में जाएगी ना। अब जैसे कच्चे इस टाइम पे जैसे पेपर है, कुछ भी है, अब बोर्ड में 2 दिन रह गए हैं, आपको पता है कि दिस इज अ मतलब मेकआउट और ब्रेकआउट ईयर, ठीक है। अब उस टाइम पर कोई दुबई का भी ऑफर दे तो ऑब्वियस ही बात है, आपका कॉग्निटिव सिस्टम यही तो बोलेगा, नहीं यार अभी कुछ फील ही नहीं आ रहा दुबई जाने से, वहां पर स्ट्रेस में रहना है, क्या फायदा, क्या एंजॉय नहीं कर पाना है। तो आप घर वालों को यही तो बोलोगे, पाप ये खत्म हो जाए तो लास्ट पेपर वाले दिन ही बना लो ट्रिप, उसी दिन चल लेंगे। और पेपर जब चल रहा हो कोई बोल दे कि ट्रिप है या कुछ ऐसी चीज है या वैसी है, तो देन यू जस्ट वेट कि पेपर बस स्कूल से अब छोड़ कर आओ और भागते भागते चले आओ, है ना। इसको बोलते हैं कॉग्निटिव, अफेक्टिव एंड बिहेवियरल सिस्टम। और शॉर्ट में इसको बोलते हैं कि एटीट्यूड के 3 कंपोनेंट होते हैं, एबीसी कंपोनेंट, एक अफेक्टिव कंपोनेंट, एक बिहेवियरल कंपोनेंट और एक कॉग्निटिव कंपोनेंट। एटीट्यूड, एक बात याद रखना, राइटर हमसे कह रहा है कि नोट डैट, यहां पर देखो, नोट डैट, एटीट्यूड अपने आप में कोई व्यवहार नहीं होते हैं, कोई बिहेवियर नहीं होते हैं, बट वो एक पर्सन की टेंडेंसी को रिप्रेजेंट करते हैं कि पर्सन एक सर्टेन वे में कैसे बिहेव कर सकता है या कर सकती है। क्या ये चीज समझ में आई? ये छोटा सा टॉपिक था, कंपोनेंट्स ऑफ एटीट्यूड। बताओ। अब एक क्वेश्चन आपको ना ये आएगा जो 3 मार्कर्स में कई बार बोर्ड में प्रीवियस ईयर्स में क्वेश्चन आ चुका है। हाउ एटीट्यूड इज डिफरेंट फ्रॉम, ये देखा लिखा हुआ ना, एटीट्यूड हैज टू बी डिस्टिंग्विश फ्रॉम 2 अदर कंसेप्ट। हाउ एटीट्यूड इज डिफरेंट फ्रॉम योर बिलीव्स एंड वैल्यूज। क्योंकि जब आप कुछ सोच रहे हो, जैसे कॉग्निटिव कंपोनेंट जब एक्टिवेट था, तो कई लोग यार क्यों करते हैं कि वहां पर बिलीफ सिस्टम भी एक्टिवेट है क्या। तो बिलीफ सिस्टम हो सकता है एटीट्यूड का पार्ट हो, लेकिन ये तीनों कंसेप्ट अलग होते हैं। यानी कि अब आपको एक नई डेफिनेशन और मिलने जा रही है, जैसे जो चिट्ठा मैंने आपको बनाने के लिए बोला था ना, वो A4 शीट वाला, उसमें 2 चीज़ें और, कि बिलीव्स क्या होती हैं, वैल्यूज़ क्या होती हैं, और एटीट्यूड क्या होता है। तो मैं आपसे ये कह रहा था कि आपको बोर्ड में ये क्वेश्चन देखने को मिल सकता है, दैट डिफरेंशिएट बिटवीन बिलीव्स, वैल्यूज एंड एटीट्यूड। ये तीनों एक दूसरे से अलग कैसे कंसेप्ट है। तो सबसे पहले जानते हैं बिलीव्स। बिलीव्स मतलब जैसे हम कहते हैं ना कि मेरा इस चीज़ में बिलीव है, नॉर्मल भाषा में यही कहते हैं ना, नॉर्मल डे टू डे लाइफ में, मैं इस पर्टिकुलर चीज़ में बिलीव करता हूँ या करती हूँ। बिलीव जो है अगर आप करते हो तो मुझे सबसे पहले एक बात बताओ, ये कॉग्निटिव कंपोनेंट के पार्ट है, अफेक्टिव कंपोनेंट का पार्ट है, यानी कि इमोशनल कंपोनेंट का पार्ट है, या बिहेवियरल कंपोनेंट का पार्ट है, बताओ। बिलीफ आपका एक कॉग्निटिव कंपोनेंट का पार्ट है, आप सोचते हो ना क्योंकि आप कुछ विचार होल्ड करके रखे हुए, बताओ। बिलीफ आपका एक विचार ही तो है, हाँ के ना। और बिलीफ ना, इसको ऐसा समझो, बिलीफ आपका एक ना बेस है, बिलीफ आपका एक बेस है जिसके ऊपर आपकी ये बिल्डिंग बनी होती है, जिस बिल्डिंग को आप कहते हो एटीट्यूड। और जिस ग्राउंड के ऊपर, जिस बेस के ऊपर ये बिल्डिंग आपकी बनी है, दैट इज योर बिलीफ। समझ में आया ये वाली चीज? यहां पर यही चीज लिखी भी हुई है। बिलीफ एक्चुअली आपका एक ग्राउंड फॉर्म करता है जिसके ऊपर आपके एटीट्यूड खड़े होते हैं। सच एज आपका बिलीफ भगवान के अंदर। अब आपका बिलीफ अगर भगवान के अंदर है, चलो यहां पर मैं लिख देता हूं, दिस इज योर ग्राउंड बेस ऑफ गॉड। आपका बिलीफ है गॉड के अंदर। अब इसके ऊपर आपके एटीट्यूड की बिल्डिंग कैसे खड़ी होगी, तो उसके लिए एटीट्यूड को एक बार रिकॉल करते हैं। एटीट्यूड आपका एक स्टेट ऑफ माइंड है, एक सेट ऑफ व्यूज है या थॉट्स हैं रिगार्डिंग सम टॉपिक। यानी कि जिसका विश्वास अगर भगवान के अंदर है तो उसका यह मानना है कि जब लाइफ में बड़ा कुछ तहस नहस चल रहा है तो मुझे मंदिर जाना शुरू कर देना चाहिए, मुझे नॉनवेज छोड़ देना चाहिए, मुझे पूजा पाठ करना चाहिए। तो ताकि पर्सन को इस चीज से
एक कामनेस मिले और एक रिलैक्स लाइफ मिले। बिलीफ इन डेमोक्रेसी, तो पर्सन हो सकता है इस वजह से पॉलिटिक्स जाए, पॉलिटिक्स ज्वाइन करे और उसकी एक पर्टिकुलर पॉलिटिकल पार्टी की सिस्टम, उसकी आइडियोलॉजी लीन हो। बिलीफ समझ में आया अच्छे से? दूसरे तौर पर बात करते हैं वैल्यूज के बारे में कि व्हाट डू वी मीन बाय द टर्म वैल्यूज। वैल्यूज एक्चुअली एक प्रकार के आपके एटीट्यूड या बिलीफ दोनों हो सकते हैं, जिसमें दो चीजें होती हैं। यानी कि आपके वैल्यू में ना, अगर आपके पास वैल्यूज हैं, वैल्यूज, एक तो बात ये याद रखना कि वैल्यूज आर ऑलवेज राइट। वैल्यूज में ना अच्छे और बुरे की संख्या नहीं होती है, वैल्यूज हमेशा अच्छी ही होती है। जैसे कहते नहीं है कि माँ बाप से इसको कुछ सर्टेन वैल्यूज मिली है इस इंसान को। वैल्यूज का ग्राउंड पॉजिटिव नेगेटिव न्यूट्रल नहीं होता। वैल्यूज का ग्राउंड जो होता है वो जनरली ऐसा होता है कि पर्सन से ये एक्सपेक्ट करा जाता है, पर्सन इज एक्सपेक्टेड दैट ही और शी शुड डू दिस और दैट, या फिर दिस ऑट टू बी डन। यानी कि यहां पर एक ना एक्सपेक्टेशन है कि कोई भी एक चीज ना एक पर्टिकुलर वे में हो जानी चाहिए जिससे उस पर्सन को खुशी मिले और उसके काम से एक्सपेक्टेड मेंबर जो है सोसाइटी के उनको खुशी मिले। यहां पर वैल्यूज जो है उसके अंदर शुड और ऑट का एस्पेक्ट होता है, सच एज पर्सन की मॉरल वैल्यूज या उसकी एथिकल वैल्यूज। जैसे इसके कॉमन एग्जांपल्स क्या होते हैं? सच्चाई और ईमानदारी का जीवन बिताना। अब ये ऑनेस्टी जो चीज है ना, अब ये कोई बच्चों वाली चीज नहीं डिस्कस कर रहे हैं हम यहां पर। ये जीवन कैसे बिताना, आप जिससे सबसे ज्यादा प्यार करते हो ना वहां पर ऑनेस्टी दिखाओ। इनकेस जूता पड़े आपको तो उसी ऑनेस्टी के साथ अपने साथ ऑनेस्टी दिखाओ एंड कट लो। दूसरी चीज, जैसे अब इसमें एक और नई चीज जो मैं आपके ये आज के जमाने से अगर मैं बोलूं, पैर छूने की परंपरा थोड़ी सी कम हो गई, होती चली जा रही है। और पैर अगर छूते भी तो कशिश आपने देखा होगा, लोग जैसे जो छूते हैं घुटनों तक पैर छू लेते हैं, बस पैर एक प्रॉपर वे में छुए जाते हैं। अब पैर अगर कोई छूता है किसी के तो कोई सामने वाला पर्सन यही तो बोलेगा ना अंबर, अगर जैसे वाले मान लो कि मैंने किसी एक बुजुर्ग अंकल या आंटी या किसी के भी मम्मी पापा के मैंने पैर छुए, तो वो यही तो बोलेगा ना जीते रहो। कशिश ये बोलेगा कि अब मर जाओ। तो ये चीज भी है कि किसी को नमस्ते करना इज ऑल्सो योर वैल्यू, बिकॉज घर वाले यही सिखाते हैं। घर वाले यही तो सिखाते हैं ना कि नमस्ते जैसे करो, किसी के पैर छुओ, बुजुर्गों की इज्जत करो, है ना। कभी ऐसी पेरेंटिंग दी है घर वालों ने बिठा के, कशिश के बचपन से समझाया हो कि बेटा आप किसी बुड्ढे को देखना तो धक्का मार देना बस के आगे, रोड के आगे थूक देना उनके ऊपर, दादा दादी से मिसबिहेव करा करो, ऐसे बिठा के समझाया घर वालों ने, पापा मम्मी ने, है ना। क्यों? क्योंकि वैल्यूज कभी भी गलत हो नहीं सकती। कभी भी एक क्रिमिनल का बेटा भी है ना, लेकिन वो क्रिमिनल अपने बेटे को ना अच्छी वैल्यू, अच्छी तालीम, अच्छी शिक्षा देगा। और ये चीज को, इसी चीज को कहते हैं हम लोग वैल्यूज। और इंसान की खुद की वैल्यूज भी होना बहुत जरूरी है, वरना हम इस चैप्टर में आगे भी पढ़ेंगे, अपने साथ उसके अंदर कंफ्लिक्ट वरना शुरू हो जाता है। अगर आपकी कोई इज्जत नहीं करता ना किसी रिश्ते में, और अगर आपको अपनी वैल्यूज प्यारी नहीं है, फिर भी पर्सन अगर है किसी की भी सुन ले रहा है, वो कर ले रहा है, मतलब गुलामी करने काइंड ऑफ एक जगह पर, तो वो चीज आपके अंदर महाभारत क्रिएट कर सकता है। इसको भी हम पढ़ेंगे, कंसेप्ट अभी आएगा चैप्टर में, कॉग्निटिव डिसोनेंस। पर्सन कह तो देता है अरे नहीं नहीं नहीं, छोड़ो छोड़ो, कुछ नहीं है, कुछ नहीं है, ऐसा नहीं है, पक्का पक्का, अब इस पर्सन ने अगर कभी ऐसा करा तो मैंने इसकी शक्ल नहीं देखनी, वो नहीं देखनी, लेकिन फिर भी बाहर ना निकल पाना, इसको कॉग्निटिव डिसोनेंस कहते हैं।
एंड कशिश दैट कैन बी अ सीरियस वार ऑफ दिस चैप्टर. तो वन एग्जाम्पल ऑफ वैल्यू इज द आइडिया दैट वन शुड डू हार्ड वर्क, वन शुड बी ऑनेस्ट बिकॉज ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी. और वैल्यूज हमारे तब फॉर्म होते हैं जब एक हमारा पर्टिकुलर बिलीफ या पर्टिकुलर एटीट्यूड हमारे जिंदगी का एक इनसेपरेबल पार्ट बन जाए तब. यानी कि जैसे एक वो चीज सुनी है ना आपने, प्राण चले जाए पर वचन ना जाए. मतलब जो चीज अगर आपने जो प्रॉमिस कर दी है तो एटलीस्ट उसको निभाकर अगर पर्सन रहता है, अगर उसके अंदर इतनी दम है, इतना गूदा है कि वो अपने करे हुए प्रोमिस को, करे हुए वादे को निभाएगा, दोगलापन नहीं दिखाएगा, देन वो उसका वैल्यू, वो उसकी वैल्यू है. और वैल्यूज ना, याद है एक चीज हमने एक पढ़ी थी सेकंड चैप्टर में, कशिश अंबर आपने भी पढ़ी होगी. एक ट्रेट होते हैं जो कि हमारे पर्सनैलिटी में उसने जड़े ना बरगद के पेड़ की तरह जमाई गड़ाई होती हैं, जिसको उखाड़ फेंकना बहुत मुश्किल है. उनको कहते हैं हम लोग कार्डिनल ट्रेड. याद है? कार्डिनल ट्रेड को चेंज करना बहुत मुश्किल होता है. जैसे हिटलर का हिटलेरियन ट्रेड, गांधी का नॉन वायलेंस अहिंसा, मदर टेरेसा का ह्यूमैनिटेरियनिज्म. याद है? ऐसे एग्जाम्पल थे, है ना. अब वापस आओ, जो कार्डिनल ट्रेड जैसे बहुत ज्यादा अपनी जड़ें गहरी करके रखे होते हैं ना हमारे पर्सनैलिटी के अंदर, सिमिलरली वैल्यूज जो होते हैं ना, आप उनको कार्डिनल ट्रेड की परछाई मान लो. वैल्यूज आर वेरी डिफिकल्ट टू चेंज, वेरी डिफिकल्ट. जैसे किसी किसी पर्सन को खुशी ही ऐसे मिलती है कि जब वो दूसरों की मदद करते, भले ही उसका थोड़ा सा टाइम चला जाए, थोड़ा सा वक्त चला जाए, लेकिन वो पर्सन फिर भी वो काम इसलिए करता है क्योंकि मन मार के रोज रोज काम नहीं करवाया जाता. लेकिन अगर उस पर्सन के उस क्वालिटी में कि हेल्पफुल नेचर है और वो चीज़ अगर लगातार दिख रही है ना, तो वो उसकी वैल्यू है. एंड वैल्यूज आर मच मोर डिफिकल्ट टू चेंज. कशिश आपसे कोई ये बोले कि यार ये पर्सन है, ठीक है, और अच्छा खासा अमीर है, छोड़ क्या फ़र्क पड़ता है, और हम इसके साथ ट्रिप पे चलेंगे, और तू उसके पर्स से पैसे चोरी कर लियो, 1 लाख रुपए या 10,000 रुपए या जितने भी हैं, तो आप करोगे? कैसा भी, मतलब वो बहुत, उसको फर्क नहीं पड़ता उस पर्सन को कि 1 लाख रुपए अगर उसके चले भी जाए तो कुछ भी नहीं. क्यों? आपके काम आ सकते हैं, आपके काम आ सकते हैं, मतलब वो. हाँ, वैल्यूज आपके अंदर ना गिल्ट पैदा करते हैं. जैसे कशिश फॉर एग्जांपल, मतलब मान लो कि कोई पर्सन है और आपसे कोई कहे यार इसको हर्ट कर दो ज़रा, मतलब बातों से कुछ भी बोल के, या फिर इसको ना पहले तुम रिलेशनशिप के लिए हाँ बोल दो और फिर बाद में मना कर दो, तो तुम करोगे ऐसा? मजाक 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 के लिए, एक घंटे के लिए, 1 मिनट के लिए नहीं. क्यों? बिकॉज वैल्यूज. और कभी कभार बहुत सारी वैल्यूज तो देखो सोसाइटी हमें सिखाती है, लेकिन पता है क्या होता है, कुछ वैल्यूज ऐसी होती है जब पर्सन अपने खुद के पैरामीटर्स पर उतरता है. और ये चीज़ ना, यही चीज़ है जो अगर आप छोड़ो नहीं ना जिंदगी में लाइफ टाइम, तो आपको एक चमकता वो सितारा बनाती हैं. इसको प्रूव करें. कशिश, एक ही परिवार में भिन्न भिन्न प्रकार के लोग होते हैं, जिनको हो सकता है किसी को कुछ फर्क ना पड़ता हो, किसी को हो सकता है कोई बहुत सेंसिटिव हो, जो भी हो. लेकिन जो पर्सन को जैसे टेम्पररी लग रहा है ना कि जीवन में मेरे कितनी परेशानियां, दुख और ये लिखा हुआ है, मुझे ही सफ़र करना पड़ता है, मैं चाहे मतलब मैं घर में कैद, मैं शायद से देखने में अच्छा नहीं लगता, देखने में अच्छी नहीं लगती, मम्मी उसको प्यार करती हैं, पापा उसको प्यार करते हैं, या फिर मेरे ज़्यादा दोस्त नहीं बन पाते, हम पता नहीं कैसी जगह पर रह रहे हैं, यहाँ पर मेरे को कोई ज़्यादा लिबर्टी नहीं है, हमारी सोसाइटी कितनी ऑर्थोडॉक्स है, लड़कियों को या लड़कों को मतलब फॉर एग्जांपल नहीं साथ में घूमने दिया जाता, वो करने दिया जाता. लेकिन फिर भी अगर पर्सन अपनी वैल्यूज़ से अगर स्टिक रहे ना, तो कल को अगर कुछ कांड होता है ना, तो पर्सन को गिल्ट नहीं होता. और इसी से एक वो मुहावरा बनता है हिंदी का, आपने सुना होगा बचपन में आप लोगों ने, सांच को आंच क्या, सच्चे को डरने की आवश्यकता क्या. क्योंकि इसका मतलब ये होता है कि पर्सन अपनी वैल्यूज़ पे टिका रहा है. और वैल्यूज पे जो पर्सन टिके रहते हैं ना, वो लाइफ टाइम, हो सकता है टेम्पररी तौर पर वो थोड़े से दुखी हो जाए, क्योंकि उनके आसपास के लोग जो हैं वो ऐसे हों कि वो वैल्यूज होल्ड ना करते हो अच्छी. लेकिन जिन पर्सन में वैल्यूज और अगर वो से स्टिक रहे, अगर वो डेविलिश या ईविलिश ना बने, तो ऐसे लोगों का घर बहुत अच्छी तरीके से बसता है. कुल मिलाकर बात ये है.
वो जिंदगी में सबके चेहरे पे स्माइल ला पाते हैं एंड एवरी वन जस्ट वॉन्ट्स अ पीस ऑफ देम। ऐसे ही लोग होते हैं कशिश, है ना? या 5 मिनट के लिए बंदी बन जा। एक टैग मिल जाएगा। तो फॉर एग्जाम्पल, तो ये चीज़ समझ में आ गई आप लोगों को अच्छे से? ठीक है। तो इस डिस्कशन में फिलहाल इतना ही। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।